महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, वीपी सिंह साहब, हम लोगों के लिए तो भगवान जैसे है। मगर जिन्होंने जो है हमको ऊपर उठाने के लिए कीचड़ में से जो है हाथ देकर ऊपर उठो, चलो, बोलो, झगड़ो, ये सब सिखाया है। तो सत्ता में आना ही चाहिए आपको। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वही कहा उन्होंने कि जाओ सत्ता में जाओ, सत्ता हासिल करो, फिर तुमको तुम्हारी जो भी तुम्हारे सपने हैं, मांग है, आगे आने के लिए जो आप तरस रहे हैं वो सब पूरा होगा। अभी तो तौली है मुट्ठी भर में जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, जिन्होंने इस देश में एक राज्यकर्ता के हैसियत से पहली बार 50% आरक्षण एक राज्यकर्ता के, राजा के हैसियत से अपनी प्रजा को दिया, उनका भी जन्मदिन कल है। मैं इन दोनों हमारे जो हमारे लिए तो भगवान है सारे लोग, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, वीपी सिंह साहब, हम लोगों के लिए तो भगवान जैसे है। बाकी की तो भगवान तो बहुत सारे हैं, मगर जिन्होंने जो है हमको ऊपर उठाने के लिए कीचड़ में से जो है हाथ देकर ऊपर उठो, चलो, बोलो, झगड़ो, ये सब सिखाया है। वही हमारे देवता हो सकते हैं भाई, और कौन देवता हो सकता है। वीपी सिंह साहब के बारे में आप सबने बहुत कुछ सुना। अब तक 60 साल तक लड़ाई चली, 60 साल तक ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी के लिए कमीशन बैठना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत सरकार के मंत्री पद से जो इस्तीफा दिया, उसमें जो 3 कारण थे, उसमें ये एक कारण था कि मैं 2 साल से बोल रहा हूं कि इस ओबीसी का एक आयोग निर्माण किया जाए, उनके बारे में जानकारी जमा कर दी जाए, उनको मदद की आवश्यकता है, आरक्षण की आवश्यकता है, दी जाए। नहीं दे रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कालेलकर कमीशन आया, उसने तो मुझे बहुत हंसी आती है आज तक कि कालेलकर कमीशन, वो चेयरमैन थे कमीशन के, और उन्होंने जो है रिपोर्ट तैयार कर दिया कि भाई ये ओबीसी को जो है सब कुछ देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए, सबमिट किया। और ऊपर से डांट मिली, कौन डांट मिली, कौन किसने डांटा, नहीं तो नहीं मैं बोलूँगा, मगर उसने फिर एक चिट्ठी लिखी कि भाई मैंने आपको जो है हमारा जो सारा पूरा अवार्ड जो है अवार्ड वो सब दिया है, मगर मैं इससे जो है सहमत नहीं हूँ। तो पहले इस पे सिग्नेचर है, बाद में डांट गिरी तो बोले मैं सहमत नहीं हूँ। बस ठंडे बस्ते में सारा सब कुछ गया। बाद में जो है मंडल कमीशन की स्थापना हुई, वो उसका भी जो है अवार्ड दिया गया, वो भी 10 साल तक ठंडे बस्ते में रहा। और फिर जो है वीपी सिंह साहब हमारे लिए देवदूत जैसे बनकर आए, और उन्होंने जो है ये इसको अंजाम देने की बात कही। और आप सबको मालूम है जब मंडल चला तो वहां से कमंडल दिया। अडवाणी साहब ने रथ यात्रा निकाली तो लालू प्रसाद यादव उन्होंने जो बिहार में उसका रथ रोक दिया, गिरफ्तारी भी हुई।
मंडल का भी रथ निकला, मगर हम लोग मंडल रथ के बारे में बोलते नहीं आजकल। कमंडल का रथ जो है वो तो भारी हो गया भाई। चंद दिनों के बाद जो है, आप सबको मालूम है, उनका जो सपोर्ट खींचा गया और वीपी सिंह साहब का गवर्नमेंट गिरा दिया। वीपी सिंह साहब ने चंद लफ्जों में ये कहा, वो कहते हैं मंडल कमीशन पर फैसले से पहले मेरे किए हर काम बहुत महान थे और इसके बाद सारे काम देश विरोधी करार दिए गए। हालांकि मेरी टांग टूट गई, लेकिन मैंने गोल दाग ही दिया। फिर आगे वो कहते हैं, कुछ भी किया जाए तो उसकी एक कीमत देनी होती है। ये नहीं होता कि आपने कुछ किया और बाद में अफसोस करने लगे। मंडल लागू किया तो उसका दाम भी देना पड़ा, उसकी कीमत भी देनी पड़ी। आजकल कितने लोग हैं ऐसे कीमत देने वाले हमारे देश में? क्या ओबीसी के लोग सत्ता के ऊपर नहीं है? एमएलए नहीं है, सांसद नहीं है, मंत्री नहीं है? हमारे मोदी साहब ने तो कहा 27 ओबीसी मंत्री है। भाई कीमत देने की बात करो, कीमत दे दो। बहुत बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई, मगर हम लोगों ने जो है उनको भुला दिया। सही बात, कितने लोगों के दिलो दिमाग में वीपी सिंह साहब, चंद लोग जो है जो ओबीसी के बारे में बार बार बोलते हैं, उनको तो पता नहीं। मगर क्या ओबीसी समाज को मालूम है कौन वीपी सिंह साहब कौन थे, क्या कैसे क्या हुआ उसके बारे में? कुछ पता नहीं है। बड़ी दुख की बात है कि हमको करना चाहिए था, हम नहीं कर रहे। क्या करें? आरक्षण चाहिए। ये जो अन्याय की बात जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर भी हुई है। उनका राज्याभिषेक नहीं होता था, कहते थे कि वो निचली जाति क्या है। तो वहाँ के हमारे जो बम्मन लोग थे बोले नहीं करेंगे तुम्हारा राज्याभिषेक। तो यहाँ से काशी से कोई दूसरा एक कोई बम्मन लेके गए, भाई राज्याभिषेक करो। ये जो हमारे जो एक शाहू महाराज, वो पंचगंगा नदी जो है वहाँ वो रिवर जो उसके स्नान कर रहे थे। तो राजा जब स्नान करते हैं तो कुछ जो है मंत्र तंत्र जो है पढ़े जाते हैं। तो उनका जो पुरोहित था खुद वो बोला कि साल ये जो बम्मन जो बोल रहा है, जो कुछ मंत्र तंत्र, ये जो है ये वेदोक्त नहीं है, ये पुराणोक्त है। तो बोले क्या बात है, वेदोक्त क्यों नहीं भाई, तुम वेदोक्त मंत्र क्यों नहीं बोल रहे? तो बोले तुम राजा नहीं हो सकते। अरे क्यों नहीं हो सकते? उससे जो उनके जो दिमाग में वो बात बैठी, फिर उनकी समझ में आया कि सारे लोग शिक्षित हैं, हमारे सारे लोग अनाड़ी हैं। जहाँ भी जो है किसी भी कचहरी में जाओ वहाँ वही लोग देख रहे हैं, लिखने वाले लोग वही हैं, झगड़ने वाले भी वही लोग हैं, और इंसान जो इंसाफ देने वाले भी वही है। हमारे लोग तो सिर्फ जो है बोलते कि भाई हमारा ये हुआ ना वो हुआ। शिक्षा के बाद आगे चले, और फिर जो उन्होंने तय किया कि हमारे लोगों को भी जो है ये ऐसी जगह पर काम मिलना चाहिए। उसके पहले महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा था, मराठी में ये क्या था, कामे द्यावी वाटून जातीच्या प्रमाणात। मतलब ये सारे काम जो है वो अपने अपने जाति का जो प्रमाण है उसके तहत बांट कर दीजिए। उन्होंने तब कहा था, जब तो पहली बात जो है रिजर्वेशन की बात महात्मा फुले ने इस भाषा में की कि बांट दो इन कामों को, एक जगह सबका मत दो, बांट दो इनका। फिर उन्होंने ये भी कहा था, और मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि इस पर ध्यान देने का, उन्होंने ये कहा था कि वो भी मराठी में, सत्ते विना
सर्व कळा झाला अवकळा। मीन्स अगर आपके पास पावर नहीं है, बिना पावर के आपके सारे सपने जो है कुछ काम के नहीं है, वो नहीं पूरे नहीं हो सकते, खत्म हो जाएगा आपके सपने। तो सत्ता में आना ही चाहिए आपको। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वही कहा उन्होंने कि जाओ सत्ता में जाओ, सत्ता हासिल करो, फिर तुमको तुम्हारी जो भी तुम्हारे सपने हैं, मांग है, आगे आने के लिए जो आप तरस रहे हैं वो सब पूरा होगा। सही बात है ना भाई। छत्रपति शाहू महाराज राजा थे सत्ता में, तो 1902 साल में जो लंदन में थे, उनका बर्थडे था, जन्मदिन था, वहां से जो ऑर्डर निकाल दी कि 50% आरक्षण मेरे कोल्हापुर स्टेट में जो है दिया जाएगा। तो पहला कहने वाले तो महात्मा ज्योतिराव फुले, मगर पहले राज्यकर्ता इस देश में जिन्होंने आरक्षण दिया अपने प्रजा को, उनका नाम छत्रपति शाहू महाराज, जिनका कल जन्मदिन है। इसलिए अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि सत्ता में जाना आवश्यक है, जो महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा वही बात आगे है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत सरकार में और वो तुम्हारे संविधान समिति में गए, तब तो तुम्हारा जो अपना संविधान, जो प्रिय संविधान, पवित्र संविधान बना। अगर वो नहीं है तो फिर समझो क्या होता। तो वो वहां गए, बैठे, बहुत लोगों ने टांगे अड़ाने की कोशिश की, सारी बातें इतनी सरल नहीं हुई भाई। फिर भी वो सत्ता में थे, वहां बैठे और उन्होंने जो है संविधान लिखा। तब तुमको हमको जो है ये बोलने के लिए, लिखने के लिए, कहीं भी रहने के लिए, काम करने के लिए ये जो आज़ादी मिली, उसका कारण जो है वो संविधान है। हमको वोट देने का अधिकार मिला। अमीर हो या गरीब हो, हिंदू या मुसलमान, एक वोट का अधिकार, सबको समान। बाबा साहब का संविधान है। सत्ता में जाना चाहिए। और वीपी सिंह साहब ने भी मंडल आयोग दिया, सत्ता में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तभी हुआ। नहीं तो वो तो मंडल आयोग तो पड़ा हुआ था 10 साल से भाई। आयोग तो तैयार था, 10 साल से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, सत्ता में आए, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो ये जो सत्ता जो है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी कहा था, ये संविधान तो मैं लिख रहा हूँ, लिखा है, ये बहुत अच्छा है, ये अगर अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, मगर यही अगर गलत लोगों के हाथ में ये संविधान जाएगा, गलत सत्ता के हाथ में संविधान जाएगा, तो उसका जो है कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, दुख होगा, तकलीफें होगी। मैं ये क्यों बोल रहा है, आप समझ रहे हैं कि मुझे क्या कहना चाहिए। संविधान अच्छा है, उसको हाथ में किसके ये संविधान, कुछ भी करो चलता है। आपने कहा कि ये जो अर्जन सिंह साहब की बात कही, सही बात है। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था महाराष्ट्र का, और ये क्या जंतर मंतर में बैठे थे धूप में हम लोग का, और यही कि जो है केंद्रीय शिक्षण संस्था में हमको आरक्षण चाहिए, ठीक है। तो हमको बुला लिए, आप लोग भी थे, बोले क्या चाहिए, भुजबल जी इसीलिए बैठा है, क्या कितने लोगों को ये क्यों नहीं दे रहा, उनको दे दिया 2007 से मेरे ख्याल से उन्होंने आरक्षण केंद्रीय संस्था 2017 में निकाल दिया गया। आपको पता है 2017 में उसको विड्रॉ किया, और फिर 2 साल पहले जो है उन्होंने बोला कि भाई हम आपको आरक्षण दे रहे हैं केंद्रीय शिक्षण संस्थान में। अरे भाई वो तो दिया था अर्जन सिंह साहब ने, वो आपने तो निकाला था, और फिर आप देने की बात कर रहे हो। ये सारा इतिहास जो आपके सामने, इसलिए और फिर कहते ठीक है हमारे 27
ओबीसी मिनिस्टर, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मगर ओबीसी के जो जनता है, ओबीसी की पिछड़ों के लोग जो है, उनके फायदे में कुछ आवे तब ना, सिर्फ वो मिनिस्टर बन के हमारा क्या फायदा है भाई, वो कुछ करे हमारे लिए तब। आज तो सब गड़बड़ हो रहा है। अभी तो आपने कहा अब शिक्षा बहुत बड़ी आप पढ़े, अब जो है आप IAS हो या नहीं हो, फिर भी जो है आपको वहाँ सेक्रेटरीट में जो भारत सरकार में दिया जाएगा, चुन कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं, चुन कर। आपकी कितनी क्या सीखा आपने, अभी यही होना है तो UPSC और ये सब क्या काम का है भाई, सेक्रेटरी तो ऐसे ही बनना है, क्या काम है। ये हो रहा है, हम लोग चुप है। ये क्यों हो रहा है, इसका कारण है हम लोग जो है पिछड़े लोग। एक बहुत अच्छा कहा, एक ऐसा बैठा हुआ हाथी है वो उठता ही नहीं है, इसको कितना भी करो उठो, उठता ही नहीं, सब बैठा है। आपने कहा रास्ते पे आना चाहिए, रास्ते पे आने के लिए उठना तो चाहिए वो हाथी, तब वो चलेगा, उठता ही नहीं। हाँ, क्या करें, हमारे महाराष्ट्र में तो ओबीसी की 400 जाति हैं, और हमेशा जो ये इसके खिलाफ वो, उसके खिलाफ वो, अब से आप अपने आपस में झगड़ा चालू है। बिहार में भी वही है, सब जगह वही है, हम लोग लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, सीखो, संगठित बनो और संघर्ष करो। सीखे, कुछ संगठित भी बने, मगर संघर्ष किसके साथ करना था वही भूल गए। संघर्ष आप अपने आप कर सकते, क्या करें। अंधश्रद्धा में सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले सभी ने कहा अंधश्रद्धा छोड़ो। सबसे ज्यादा अंधश्रद्धा में अगर कोई डूबा है तो वो ओबीसी समाज है इस देश का। चलो जाइए वो बागेश्वर को महाराज, क्या नाम है, बागेश्वर लाखों दौड़ते कुछ मरते भी है, मुर्गा बनाता, कुछ क्या करते, कौन है वो? ऊंचे जाति के लोग, वो नहीं है ज्यादा, हमारे लोग हैं। उनके लड़के वो तो लंदन, अमेरिका, ये ऑक्सफोर्ड, या वही है, वही है ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड। हम लोग यहाँ बैकवर्ड। क्या करेंगे, उनका चला ठीक है, हम लोग भाग रहे हैं इसके, बाबा जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। हाँ, क्या करें, क्या हम इससे बाहर आ सकते हैं? कोशिश तो हम करते रहे। कांचा साहब, आप सभी लोग बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बातें करें, सारे लोग जो है आप अपने ओर से जो है ताकत लगा सकते। यही एक जगह है मेरे ख्याल से, आज मुझे याद आती है ये शरद यादव साहब, ओबीसी महासभा का यहाँ मीटिंग, और उन्होंने कहा कि भुजबल जी आप संभालिए, मैं जा रहा हूँ कि मैं तो अभी थक गया हूँ, आप लोग जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। ये सही बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम जो है वो किसने किया था? वीपी सिंह साहब ने किया था। और उनको जो है संघर्ष तो काफी करना पड़ा। जो सारे लोग हैं हमारे, शरद यादव जी है, लालू प्रसाद यादव जी है, मुलायम सिंह यादव है, मायावती है, शरद पवार है, सब लोग अपने अपने ढंग से लड़ते रहे। मगर जो जो लड़ते हैं उनको तकलीफ में डालने की बातें तो होती है। एक शरद यादव जी आए थे, ये हर साल 28 नवंबर को जहाँ महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले का घर है वहाँ हम जमते हैं, उनको आदरांजलि अर्पण करते हैं। तो मैं तो जेल में था,
हमारी सरकार के जो हमारा जो इतना प्यार है, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे साथ ही रहो, बाहर मत घूमो। मैंने ठीक है भाई, रखो अंदर, कोई बात नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि भाई शरद यादव जी को उनको कहो कि वो जाए और चीफ गेस्ट बने। तो उन्होंने वहाँ कहा था, इस देश में तो यही हुआ है, क्या बड़ों की चाटते हैं और छोटों को उनको लताड़ते हैं। ये नीचे को काटते हैं, ऊपर को चाटते हैं। क्या बोले? ऊपर को चाटते हैं, नीचे को काटते हैं। ऊपर चाटो नीचे काटो। उन्होंने वहाँ कहा था, अभी मेरे को याद आया, यही तो चला है। और हम आज भी हमारे लोग जो है उठ नहीं रहे, ये सबसे जो है। अभी ये जो है मंडल आयोग या मंडल, कितना दिया आपको मंडल आयोग? क्या पूरा मंडल आयोग मिला? बिल्कुल नहीं मिला। सिर्फ आरक्षण जो है, पॉलिटिकल आरक्षण, वो भी सारे स्टेट में पूरा नहीं मिला। महाराष्ट्र में जो है महात्मा फुले समता परिषद की ओर से 1 लाख लोग जो है हमने बड़े थूक में बिठाया था। मैं भी मिनिस्टर था, शरद पवार साहब चीफ मिनिस्टर थे, और हमने कहा, सारा मिनिस्ट्री उधर बैठा था, हमने कहा हमको एक ही बात चाहिए, जो वीपी सिंह ने जो है ऐलान किया है मंडल आयोग का, वो महाराष्ट्र में जो लागू किया जाए। मैं शिवसेना में था, मंडल के ऊपर से जो है गड़बड़ी हो गई, मैंने छोड़ दिया। 25 साल शिवसेना बड़ी करने में काम कर रहा था, छोड़ दिया। तब शिवसेना छोड़ना इतना आसान नहीं था। अभी तो कोई भी जाता है, वहाँ से उठता है, सूरत जाता है, सूरत से गुवाहाटी जाता है, गुवाहाटी से गोवा आता है, सब कुछ करता है। उस समय अंदर जाने का रास्ता था, बाहर आने का रास्ता ही नहीं था भाई। तब हमने जो है कोशिश किया, बाहर आए ना। अभी ये बहुत बड़ी बात, छोटी बात है मेरे लिए, तो छोड़ो। अब बात यह है कि तब उन्होंने जो है हमको ये दिया, पॉलिटिकल आरक्षण दिया, एजुकेशन में दिया, नौकरी में दिया। अब 25-27 साल के बाद बीजेपी का एक बंदा जाता है सुप्रीम कोर्ट, खानविलकर साहब वहाँ जज बैठा है, तभी के बाद बोल रहा है, साल भर पहले के बाद। सही बात है। बोले एम्पिरिकल डाटा कहाँ है? अब देखिए, अभी मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ आपका। 2010 में एक केस हुआ, वहाँ बताया गया कि ट्रिपल टेस्ट करो तब तुमको मिलेगा। क्या बचाव है? एक पहली बात तो यह है कि पहले अपने इलाके में जितना आदिवासी है उनका आरक्षण, उनकी जितनी संख्या उतना आरक्षण उनको दे दो। संख्या ज़्यादा है तो उनको 40% आरक्षण दे दो, तो दे दो, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 50% के ऊपर नहीं जाना, तो बचा कितना? 10। चलो 10 तुमको मिलेगा। अच्छा ठीक है, तब 10 तभी मिलेगा जब एम्पिरिकल डाटा तुम्हारा आएगा तब। तो हम जो हमारे गए सुप्रीम कोर्ट में, हमने कहा कि भाई ये एम्पिरिकल डाटा ये वो सब मांग रहे हैं, 2011 से जनगणना होनी है, तो भारत सरकार को बोलो कि इसका जो है जनगणना जो है जाति गणना होनी चाहिए, जाति गणना, इस जनगणना में जाति गणना करो ओबीसी की। तो मेरा जो लड़का जो समीर जो है वो मेंबर पार्लियामेंट था, मैंने कहा यार हम लोग गए तो सही बात है सुप्रीम कोर्ट, पर तुम तो पार्लियामेंट सांसद हो, उठाओ इस बात को। उसने जो उठाने की कोशिश की, तो गोपीनाथ राव मुंडे उपनेता थे बीजेपी के, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, वो बाहर निकल, बीजेपी को पूछा भी नहीं उन्होंने, वाह चलो सही बात है। जब भेड़ बकरियों उसका जब गणना होती है तो हम लोगों की क्यों नहीं होती है भाई? शुरू हो गया। फिर ये सब मायावती, लालू प्रसाद, ये वो सब जो है सब जो उड़ गए। पवार साहब को भी बोला गया, पवार साहब मिनिस्टर में थे, उनके बाद देना चाहिए। कैबिनेट ने कहा कि भाई देख, उधर प्रणब मुखर्जी आए, उन्होंने ऐलान किया कि हम जो है ये जाति गणना करेंगे, जो कर आप बोल रहे हैं वो हो जाएगा। हम खुश हो गए। सुप्रीम कोर्ट बोला कि तुम्हारा काम हो गया, तुम अब ये केस वापस ले लो। हमने केस वापस ले लिया। जब उस काम शुरू हो गया, क्या किया उन्होंने, जो 10 वार्षिक सेंसस होता है जनगणना,
वो कानून के तहत होती हैं। कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए सज़ा है, पनिशमेंट है। इन्होंने क्या किया, उनको नहीं कहा, इन्होंने क्या कहा, ये जो है गांव की है, ये ग्राम विकास रूरल डिपार्टमेंट करेगा, और शहर का है वो अर्बन जो डिपार्टमेंट जो है तुम्हारा अर्बन डेवलपमेंट वो करेगा, स्टेट का। और वो चलो भाई ठीक है, वो तो 2000 साल में सारा जो रिपोर्ट आ गया वो मोदी साहब के हाथ में पड़ा। तब जेटली ने कहा कि मैंने रिपोर्ट पढ़ा और बहुत हालात बेकार है, इन लोगों की गलत, इनको कुछ ना कुछ देना जरूर है, इसके इनको न्याय करने की आवश्यकता है। उन्होंने आंकड़ा नहीं बताया। और ये हम काहे के लिए चाहिए, ये जाति गणना काहे के लिए, सिर्फ कारपोरेटर बनने के लिए या ये बनने के लिए वो बनने के लिए नहीं। सुमित्रा महाजन जो लोकसभा की स्पीकर थी, 16 MP की कमेटी बनी कि भाई ये ओबीसी का आप जो है अभ्यास स्टडी करो, तो उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इनको भी जैसा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जो है अपन फंड्स देके जो है इनको ऊपर उठाने की बात हम किए हैं, ऐसी ही ओबीसी के बारे में करना चाहिए। मगर हमारे पास डाटा नहीं है, तो उन्होंने जो है सेंसस कमीशन को बोला कि डाटा जमा करो, ये बात रही। एक दूसरी कमेटी हुई, मनमोहन सिंह अध्यक्ष, चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और शरद पवार कमेटी के मेंबर। उन्होंने भी कहा कि देना तो चाहिए मगर डाटा नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि जाति गणना करो। किसको कहा? ये तुम्हारे सेंसस कमीशन को। तो क्यों? अगर ये होता है तो जैसा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए हजारों करोड़ों रुपए का जो है फंड्स मिलता है उनकी शिक्षा के लिए, उनकी जो है हेल्थ के लिए, बहुत सारा जो है जो भी अच्छी अच्छी बातें उसमें हैं, हम कर सकते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं, पॉलिटिकल तो है, वो आरक्षण वो फायदा तो मिले, मगर उसके साथ हमको ये फायदा भी मिले। इसके लिए जाति करना चाहिए। यहां तो उल्टा ही हो गया। यहां तो एक बीजेपी का बंदा जो है, जैसे मैंने कहा कि वो खानविलकर साहब के जो कोर्ट में गया, वो बोलेगा इनके पास तो एम्पिरिकल डाटा नहीं है। अब तब जो है हमारे बीजेपी की सरकार थी 2017, वो बैठे रहे, 19 में इलेक्शन आया, उन्होंने झट से एक अध्यादेश निकाल दिया, वो गलत निकला, हो गए। हम लोग आए, हमको मालूम पड़ा अरे कोर्ट में अभी तक केस चालू है, 2-3 साल से कोई देखा रहा। हम देखने लगे, कोरोना आ गया, अब कैसे जाए घर घर में, कौन जाए घर घर में। हमारे सब बड़े साहब ने बोल दिया था घर के बाहर नहीं निकालना, जब मैं बोलूंगा तब थाली बजाना, बस खत्म। अब कैसे हो? अब देखो 2021 की जनगणना जो है आज तक नहीं शुरू हो गई, हुई क्या? नहीं हुई। तो हम लोग कैसे करते बताइए? ओ कोर्ट ने कहा नहीं तुम्हारा, हमको ना बोल दिया, हम और इलेक्शन ताबड़तोड़ लो, तुरंत इलेक्शन होनी चाहिए। इनकी जो है टेन्योर खत्म हुई, ऐसे कुछ नगर पालिका फलाना है वो, इनका इलेक्शन हो गया, नो आरक्षण, नो रिजर्वेशन, नथिंग, एब्सोल्युटली जीरो। क्या करें? अब करे तो करेगा। इतने में जो है मध्य प्रदेश का इलेक्शन आया, तो हमारे कुछ लोग गए उसके खिलाफ उधर ही कि भाई इसका एम्पिरिकल डाटा कहाँ है, ये बताओ। अब वहां शिवराज चौहान बीजेपी के बैठे थे, वो दौड़े दौड़े दिल्ली में आ गए, फिर चला बराबर ठीक ठाक, फिर कोर्ट में गए, फिर वो आरक्षण उनका मंजूर हुआ, हम भी उसी रास्ते पे गए, फिर वो हो गया। अभी यूपी आया है, उसको भी कहा गया एम्पिरिकल डाटा दो। कहने की बात यह है कि एक जजमेंट से जो है सिर्फ महाराष्ट्र को तकलीफ में लाने की जो बात कुछ लोगों ने कही कि सारा देश का जो आरक्षण खतरे में आया ओबीसी का। अब जो भी जिसका भी इलेक्शन है उसको चलो एम्पिरिकल डाटा जमा करो, और एम्पिरिकल डाटा जमा करे तो
वो किस आसान तो बात नहीं। अब ठीक है, जाति गणना के लिए हमने भी एक प्रस्ताव पास किया है, अभी तक तो नहीं हुआ। अब हमारे जो नीतीश कुमार जी वो जाति गणना करने लगे तो फिर कोर्ट आया बीच में, भाई तुम क्यों कर रहे हो? अरे भाई तो तुम हमको पूछते क्यों हैं कि तुम कितने हो? ना केंद्र भारत सरकार करे, ना स्टेट गवर्नमेंट करे, और करना शुरू कर दिए तो तुम पूछे क्यों करते हो? और तुम अगर कुछ लेने देने की बात हो तो हमसे पूछे तुम्हारा डाटा किधर है? क्या चल रहा है? ये फुटबॉल जैसा इधर से उधर, उधर से उधर, कोई गोल नहीं हो रहा है। वो भी से ऐसे बैठे देख रहा है, कब होगा ये सब? अब ये सारी जो है कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। मुनाफ आप लोग जो है बहुत तकलीफ में जो है बहुत देर से बैठे हैं। हाँ तो सही बात कही कि 10% जो है वो मतलब ओपन के लिए दे दिया। बिना किसने मांगा था मुझे पता नहीं है, तो 10% दिया ना उनको। अब वो 10% का एम्पिरिकल डाटा कहाँ है? तुम हमको पूछता है एम्पिरिकल डाटा, उनको क्या नहीं पूछता? एक तो जो है उनको नहीं देना, क्योंकि आरक्षण ये जो है, ये जो सामाजिक स्थिति में जो दबे हुए हैं उनके लिए आरक्षण है। शैक्षणिक सामाजिक स्थिति आज भी हमारा जो है, अगर दलित भाई कोई करोड़ों रुपए का भी मालिक हो, गांव में जाएगा तो लंबे बैठो बोलेगा, दूर बैठो। सही बात है। तो इससे ऊपर उठने के लिए तो ये आरक्षण की बात रही ना, ये कुछ। और ये नहीं कि गरीब लोग, अरे आज समझो ये गरीब है, इसको आरक्षण दिया, कल इसने अच्छा धंधा किया, अरे करोड़ रुपया कमाया, तो क्या करेंगे फिर? इसको आरक्षण निकाल दिया जाएगा, क्या करेंगे? या एक कोई एक अमीर आदमी है, उसको आरक्षण नहीं दिया, वो कल उसका धंधा बैठ गया, वो गरीब हो गया, अब उसको क्या करेंगे? तो ये अमीरी और गरीबी जो है ये आने जाने वाली बात है, मगर इस सामाजिक व्यवस्था 5000 सालों से हमारे ऊपर जो रखी गई है, हमारे सर के ऊपर, इससे ऊपर उठने के लिए जो आरक्षण की बात है, लड़ाई तो हमारी जो है चालू रहनी चाहिए। और हम ये तो है कि ठीक है, अभी हम वैसे जो है, अभी आपने ये भी बात कहा कि अभी तो सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सरकारी नौकरी में। अब क्या कहें, उस समय तो आपने कहा 4% उस समय था, अब 2-3% भी जो है भारत सरकार में ओबीसी के लोग नहीं है। IAS कितने IAS IPS 1-2% हो गए तो हो गए, नहीं तो ओबीसी नहीं है। ओबीसी के लिए कुछ फंड रखते हैं, वो कितना पैसा है, एक आदमी को एक महीने में 10 पैसा मिलेगा, इतना पैसा रखा है हमारे लिए। वो भी किधर जाता है पता नहीं होता। अच्छा, फिर मैं ये कहूंगा कि भाई कि चलो ठीक है, प्राइवेटाइजेशन तो ओ ही सही, वहां भी तो दे दो हमको आरक्षण, चलो आरक्षण खत्म क्यों किया जाए? तो गवर्नमेंट में आरक्षण मिलेगा और प्राइवेट कंपनी में क्यों नहीं आरक्षण मिलेगा? आज भी जो है अमेरिका में जो है वो क्या आपको अफर्मेटिव एक्शन, हाँ अफर्मेटिव। अब उस वहाँ तो है, अगर वो इतने नहीं है छोटे लोग तो उनका जो है माल नहीं लिया जाएगा, धंधा उनका बंद हो जाता है। हम बराबर ना, तो क्यों नहीं करते हैं? करो। हम सब लोग को उठाकर जो है इस मांग को करना चाहिए। हमको रुककर काम नहीं होगा, थक कर भी काम नहीं होगा। हमको वीपी सिंह साहब ने दिया है, मगर मैं इतना ही कहूँगा, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर में जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर में जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।